हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक लेवल 3। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक, कि स्टेट्स किन लोगों से मिलकर बनेगा। दूसरा, वो कुछ फाउंडेशनल या फंडामेंटल गाइडलाइंस बना देता है जिन पर ये स्टेट गवर्न होगा। ठीक, लेकिन जो पर्टिकुलर रूल्स, रेगुलेशंस या बायलॉज हैं, ये बनाने की जिम्मेदारी स्टेट पर ही छोड़ देता है कि स्टेट इन फंडामेंटल गाइडलाइंस जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे मेजर प्रिंसिपल्स का और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज बनाएंगे जिसके तहत या जिससे स्टेट्स गवर्न होंगे। ठीक, स्टेट्स को पावर दे दी कि आप रूल बनाइए कि किस तरीके से गवर्नेंस होगा। ठीक है, अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी, उसी समय एक सवाल उठा कि व्हाट इफ़ अगर स्टेट्स अपनी इस पावर को आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज करने लगे, तो अपनी विम्स एंड फैंसीज पर अपनी मनमर्जी से कोई भी लॉ बनाए, चाहे वो जस्ट हो या ना हो, चाहे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल गाइडलाइंस को फॉलो करता हो या ना हो। तो आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसी में से वन ऑफ द वे है फंडामेंटल राइट्स क्रिएट करना। फंडामेंटल राइट्स क्रिएट करके स्टेट्स की रिस्पेक्ट, मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट को देखिए, दो तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, अगर स्टेट फंडामेंटल राइट को देखे तो उसे फंडामेंटल राइट्स कैसे दिखेंगे? उसे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव ऑब्लिगेशन के रूप में दिखाई देंगे कि भाई उसको लॉ मेकिंग या रूल मेकिंग पावर दी और उस रूल मेकिंग पावर पे कुछ लिमिटेशंस लगा दी कि आप ये काम नहीं कर सकते। वो काम क्या है कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो ये तो उसकी पावर में लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन की तरह है, इसीलिए ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन की तरह देखेगा। वहीं दूसरी तरफ जब एक इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट को देखेगा तो वो कैसे देखेगा? उसे लगेगा कि ये तो राइट्स हैं, है ना। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले स्टेट क्रिएट किया, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस दे दी जिस पे स्टेट गवर्न करेगा, और स्पेसिफिक रूल्स क्या होंगे ये बनाने की पावर स्टेट को ही दे दी। स्टेट अपनी इस पावर को आर्बिट्रेरली अपनी विम्स एंड फैंसीज पर एक्सरसाइज ना करे, इसके लिए उसकी पावर पर लिमिटेशन लगाया गया। लिमिटेशन लगाए जाने का एक तरीका है कि फंडामेंटल राइट्स क्रिएट कर दिए जाएं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट की लॉ मेकिंग पावर पे। स्टेट्स अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो इंडिविजुअल्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसे इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर ये स्टेट है कौन? दैट मीन्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट और कंप्राइजेस अ स्टेट। किन किन लोगों से मिलकर एक स्टेट बनता है? तो इस सवाल का जवाब संविधान खुद देता है आर्टिकल 12 के रूप में। ठीक, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं। 22 पार्ट में से जो पार्ट 3 है, दैट इज़ जिसे हम बेसिक मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो गवर्न करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। लेकिन अगर आप आर्टिकल 12 और 13 को देखो तो 12 और 13 किसी तरीके का कोई राइट नहीं दे रहे हैं, ये जनरल बातें बता रहे हैं कि स्टेट क्या होगा। पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके कोई लॉ बनाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये 13 में बताया गया है।
है ना। तो 12 और 13 जनरल बातें कर रहे हैं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स उठा के भी देखें तो इनको जनरल हेडिंग के अंदर ही रखा गया है, ठीक, आर्टिकल 12 और 13 को। अब समझते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है ना। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 ने 4 पॉइंट्स में या 4 एंटिटीज़ को स्टेट बनाया है। पहला, मैं चार्ट के फॉर्म में बता देता हूँ। पहला उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स लेजिस्लेचर, ये स्टेट है। दूसरा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और उसकी लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी लेजिस्लेचर का मतलब, गवर्नमेंट ऑफ या यूनियन लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर किन लोगों से मिलकर बनता है? जनरली लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास ड्यूअल लेजिस्लेचर है, या एक तरीके से हम कहें कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, सेकंड हाउस भी है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। ये 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास 2 हाउसेज हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, प्लस गवर्नर। ये 3 मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर का गठन करते हैं। अदरवाइज अगर इन 6 स्टेट्स के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर मिलकर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये स्टेट हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड, इन्होंने ये कहा कि लोकल अथॉरिटीज़ स्टेट्स हैं और अदर अथॉरिटीज़ स्टेट्स हैं। अब पहले और दूसरे को तो हम क्लियरली समझ चुके हैं और ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बट चूँकि लोकल अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कोर्ट्स ने इसको डिफ़ाइन किया है या कहीं और इसकी परिभाषा दी गई है। अदर अथॉरिटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफ़ाइन नहीं की है गई है, इसीलिए हमको इसको, इन दोनों को सेपरेटली समझना पड़ेगा। और आर्टिकल 12 में कुछ समझने लायक है भी नहीं, सिवाय ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये याद करना पड़ता है कि कौन सी बॉडी स्टेट है और कौन सी बॉडी स्टेट नहीं है। जैसे NCERT स्टेट है कि नहीं है, CBSE स्टेट है कि नहीं है, CSIR स्टेट है कि नहीं है। और ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, कि लोकल अथॉरिटीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं है तो किस केस में डिफ़ाइन किया गया और व्हाट एग्जैक्टली इज़ लोकल अथॉरिटी। अदर अथॉरिटीज़ का एक अपना इवोल्यूशन का इतिहास रहा है, तो वो इतिहास हमको समझना पड़ेगा केस बाय केस, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में केस की श्रृंखला भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा केस आया, कौन सा ऐसा पहला केस था जहाँ पर अदर अथॉरिटीज़ को सबसे पहली बार डिफ़ाइन किया गया था, है ना। तो हम एक एक करके इन दोनों एंटिटीज़ को समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे लोकल अथॉरिटीज़ को, ठीक है। देखिए, लोकल अथॉरिटीज़ जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं है। जब भी कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं होती है तो हम कोर्ट्स का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, कि क्या कोर्ट्स ने इसे डिफ़ाइन किया है, ठीक। और क्या कोई अदर स्टैट्यूट है। जनरली जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस मेंशन्ड होती हैं, है ना। तो लोकल अथॉरिटीज़ जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। 4 बॉडीज़ यहाँ भी हैं, चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ क्या क्या है लोकल अथॉरिटीज़। पहली है म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक। दूसरी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाते चलेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेट है।
फिर बॉडी ऑफ पोर्ट कमीशंस एंड फोर्थ इज ऐसी अदर अथॉरिटीज़ जिनके पास जो फंड है, म्यूनिसिपल फंड्स हैं, उनको वो या तो कंट्रोल करती हैं या मैनेज करती हैं। यानी कि जो म्यूनिसिपल फंड्स हैं उनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी या उनको मैनेज करने वाली अथॉरिटी भी लोकल अथॉरिटी में काउंट होगा। ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि लोकल अथॉरिटी एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल कमिटी, और सेकंड है विलेज पंचायत्स। विलेज पंचायत्स बार बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट है कि नहीं, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर फॉल करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है इन द केस ऑफ, केस का नाम लिख लीजिए, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक। एक दो केसेस और हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक केस पे अगर हम याद रखते हैं तो इट्स फाइन। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, अदर अथॉरिटीज़ जो म्यूनिसिपल फंड्स को मैनेज या कंट्रोल करती हैं वो भी। अब जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी जो कंट्रोल या मैनेज करती हैं म्यूनिसिपल फंड को, वो लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर फॉल करेंगी। ठीक। म्यूनिसिपल कमेटी और विलेज पंचायत भी स्टेट हैं। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये हेल्ड किया गया। तो लोकल अथॉरिटीज़ हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अदर अथॉरिटीज़ को समझने के लिए। अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन एक इवोल्यूशन के थ्रू आई है, और जब भी कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो डायरेक्टली या बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं हो जाती। इवोल्यूशन का मतलब है इट हैज़ टेकन सम टाइम टू डेवलप। और इस केस में और जो डेफिनेशंस हैं वो रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग से लिबरल मीनिंग तक धीरे धीरे विथ टाइम अदर अथॉरिटीज़ के एक्सप्रेशन को एनालाइज या इंटरप्रिटेट किया गया है। चार्ट के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजी होगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस अगर कोई हमारे सामने आता है तो वो आता है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पास, सॉरी मद्रास हाई कोर्ट के पास। मद्रास हाई कोर्ट में मामला आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई अथॉरिटी है जो सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन एक्सरसाइज करती है तो वो स्टेट है। अब हाई कोर्ट इस डेफिनेशन तक कैसे पहुंचा है ये भी समझ लेते हैं। हाई कोर्ट इस डेफिनेशन तक पहुंचा है एडजस्टम जनरस के डॉक्ट्रिन की मदद से। एडजस्टम जनरस एक बहुत एंशिएंट डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जिसका मतलब ये है, बेसिकली ये लैटिन टर्म है। एडजस्टम जनरस एक लैटिन टर्म है। मतलब क्या है कि समथिंग दैट इज ऑफ सेम काइंड और नेचर, है ना, सेम काइंड और नेचर। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर किसी स्टैट्यूट में या कहीं भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, डिफाइंड हैं, और उसके साथ साथ कोई जनरल वर्ड भी लिखा गया है, तो जब भी हमको उस जनरल वर्ड की मीनिंग डिराइव करनी होगी तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट या लिमिट करके ही इंटरप्रिटेट करेंगे, और इस तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे कि उसकी मीनिंग भी वही हो जो मैच करती हो इन स्पेसिफिक वर्ड से, दैट इज़ सेम नेचर की हो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एडजस्टम जनरस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए
ये स्टेट की डेफिनेशन निकाली। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या किया मद्रास हाई कोर्ट ने, ये भी सॉवरेन या गवर्नमेंट फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी सॉवरेन या गवर्नमेंट फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये भी। तो जब अदर अथॉरिटीज़, अब ये सब चीज़ें डिफाइंड है, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो जब जनरल वर्ड की मीनिंग निकालनी थी तो हाई कोर्ट ने एजस्डम जनरल प्रिंसिपल लगा के क्या कहा कि सॉवरेन और गवर्नमेंट फंक्शन अगर कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है तो वो स्टेट है, अगर वो अथॉरिटी सॉवरेन या गवर्नमेंट फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करती है तो वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। और अगर स्टेट नहीं है तो ऐसी अथॉरिटी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती भी है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, क्योंकि आपको उस अथॉरिटी के विरुद्ध फंडामेंटल राइट मिला ही नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, और स्टेट क्या है वो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है, और जब कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन किया तो उन्होंने कहा कि सॉवरेन और गवर्नमेंट फंक्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लिबरल हुआ। ठीक है, हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इस जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि जस्टिस जनरल्स का प्रिंसिपल हम नहीं लगा सकते, है ना। किस केस में रिजेक्ट किया था? उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मद्रास हाई कोर्ट के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया अदर अथॉरिटीज़ का, और उन्होंने ये कहा कि ऑल अथॉरिटीज़, हर वो अथॉरिटी जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, दैट मीन्स अथॉरिटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ स्टैट्यूट, और वो सरकार के बिहाफ पे अगर काम करते हैं जिन है ना, तो वो क्या है? ऑल अथॉरिटीज़ विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट एंड आर कन्फर्ड पावर्स बाय लॉ, तो वो स्टेट है। ठीक है, ऑल अथॉरिटीज़ वो स्टेट है। अब ये किस केस में हेल्ड किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में इसको कहा था। लीडिंग केसेस हैं, इन केस को हम मिस आउट नहीं कर सकते, है ना। सो केयरफुली इसको सुनते रहिए, और अगर नोट्स है तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट और लिबरल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अथॉरिटी है जो सरकार के एजेंट की तरीके से काम कर रही है, या उसकी एजेंसी है, या उसका इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, तो वो भी क्या है? स्टेट होगा। आर्टिकल 12 के अंदर वो भी स्टेट के अंदर इंक्लूड होगा। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है या एजेंसी क्या है, कौन कौन सी बॉडीज ऐसी हो सकती हैं, वो हम आगे समझेंगे। किस केस में कहा था पहले ये भी ध्यान रख लेते हैं। तो सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी, एक ऐसी अथॉरिटी जो सरकार की एजेंसी है या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, उसे भी स्टेट का दर्जा दिया, चाहे वो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करती है या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। ठीक, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी कौन सी अथॉरिटी है, ये कैसे पता चलेगा, क्या टेस्ट है? तो आगे चलकर आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। आरडी में ये रामानंद, इनका पूरा नाम है रामानंद दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, एक लीडिंग केस है। इस केस में जस्टिस पी एन भगवती ने टेस्ट जो है इवॉल्व किया कि कैसे ये पता लगाया जाए कि कोई अथॉरिटी या एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं। उसके लिए 5 पॉइंट टेस्ट उन्होंने डिराइव किया। आगे चल के इसी टेस्ट को अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में
समराइज़ कर दिया गया वो, ठीक है। तो फिर वो समराइज वर्जन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए पहला ये है कि अगर किसी कॉरपोरेशन का एंटायर शेयर कैपिटल खुद गवर्नमेंट के पास हो तो वो अथॉरिटी स्टेट है। अगर किसी कॉरपोरेशन का ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा खर्चा नहीं तो सही, तो ऑलमोस्ट खर्चा यानी सब्सटेंशियल खर्चा सरकार चला रही है, फंड कर रही है, ठीक। थर्ड है कि स्टेट का परवेजिव कंट्रोल है उस कॉरपोरेशन पे, यानी कि चाहे रेगुलेशन की बात हो गई या अपॉइंटिंग या रिमूवल अथॉरिटीज़ की बात हो गई, परवेजिव यानी एकदम इंट्रूड कंट्रोल अगर है स्टेट का कॉरपोरेशन में तो वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी कहलाएगी और स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। अगर कोई कॉरपोरेशन है जो खुद ट्रांसफ़र कर दिया गया है गवर्नमेंट को, तो ये वन ऑफ द टेस्ट है जानने के लिए कि कोई अथॉरिटी, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी है या नहीं। और अगर किसी कॉरपोरेशन को मोनोपोली स्टेटस दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी वन ऑफ द टेस्ट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई कॉरपोरेशन सरकार की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी है या नहीं, ठीक। हाँ, ये मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में 3 बॉडीज़ को स्टेट का दर्जा दिया गया था। पहला LIC, ये प्री का क्वेश्चन है। दूसरा ONGC, ये भी प्री का क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी स्टेट डिक्लेयर किया। RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी स्टेट डिक्लेयर किया गया क्योंकि परवेजिव कंट्रोल था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो खुद प्रेसिडेंट होते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इन कारणों की वजह से स्टेट डिक्लेयर की गई, ठीक। अब स्टेट की डेफिनेशन हम क्लियरली समझ चुके हैं क्या है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और फंडामेंटल राइट्स ने उनकी रूल मेकिंग पावर पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी, और यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नोट्स के थ्रू कि कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये भी स्टेट है। ONGC सुखदेव के केस में कहा गया था, भगत राम के केस में, और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सॉरी मैंने इसको इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन बोल दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी भी स्टेट है। ये सब प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक। ओके, और क्या है, ये भी पूछा जाता है, यूपी राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, ये भी स्टेट है। कुछ बॉडी जो स्टेट नहीं है, ये CSIR, ये भी स्टेट है क्योंकि CSIR में तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है? PM होते हैं खुद। जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। CSIR को पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो यहाँ पर साफ साफ ये स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट नहीं हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT भी स्टेट नहीं है, और ना ही SCERT स्टेट है, ठीक। तो ये पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। जुडिशरी स्टेट है या नहीं, ये भी एक सवाल है। ये सवाल मैं बताना भूल गया। देखिए, इसमें 2 डिबेट है। डिबेट भी नहीं कह सकते क्योंकि AR अंतुले वर्सेस RS नायक के मामले में नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को ओवररूल नहीं किया गया था।
नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशरी स्टेट नहीं है ना। AR अंतुले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स कैनॉट पास एन ऑर्डर और इशू अ डायरेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख तो दिखा कि वो शायद जुडिशरी को स्टेट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, बट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस जजमेंट ने नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को ओवरटर्न नहीं किया है, ओवरराइड नहीं किया है। तो करेक्ट पोजीशन अगर हमें बोलनी हो अभी तो हम यही कहेंगे कि जुडिशरी स्टेट नहीं है। लेकिन एक पोजीशन बहुत सेटल्ड है, वो ये कि जब भी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सरसाइज करेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए वो स्टेट की डेफिनेशन में कंसिडर किए जाएंगे, और अगर किए जाएंगे तो रिट्स इशू हो सकती हैं जुडिशरी के खिलाफ भी। ठीक, तो जुडिशरी स्टेट नहीं है। हाँ, हालांकि जुडिशरी जब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एक्सरसाइज करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एक्सरसाइज करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो वो स्टेट की कैटेगरी में फॉल होगी और उनके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराया जा सकता है और रिट्स इश्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आर्टिकल 12 से संबंधित हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आर्टिकल 12 जुडिशरी इज अ स्टेट भी पढ़ लिया। सो नथिंग इज़ लेफ्ट नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जहां हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे।